हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व के पाठ मुद्रण संस्कृति एवं आधुनिक दुनिया को लेकर आया हूँ। इस वीडियो में इस पाठ को रोचक व सरल ढंग से समझाया जाएगा। साथ में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की जाएगी जो आपकी वार्षिक परीक्षा में एमसीक्यू के रूप में आएंगे, साथ ही बड़े प्रश्नों के रूप में आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले पाठ का जो नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसकी चर्चा करते हैं। मुद्रण का अर्थ होता है प्रिंटिंग। मुद्रण यानी प्रिंटिंग या प्रिंट। संस्कृति यानी कल्चर, यानी ऐसी संस्कृति जहाँ पे मुद्रण का बहुत अधिक मात्रा में आविष्कार हुआ। और आधुनिक दुनिया यानी मॉडर्न वर्ल्ड, प्रिंटिंग के द्वारा ही जो आधुनिक दुनिया का निर्माण हुआ, उसमें बदलाव हुआ, वो प्रिंटिंग के माध्यम से ही हो पाया है। यानी मुद्रण संस्कृति के बाद ही हम लोग किताबें पढ़ना सीख पाए, किताबें छपना शुरू हुई हैं। साथ में जो भी लिखित सामग्री आज आप देखते हो, अपनी पढ़ाई के लिए भी देखते हो, न्यूज़पेपर देखते हो, किताबें देखते हो, जो नोटबुक देखते हो, वो कहीं ना कहीं मुद्रण संस्कृति के द्वारा ही आप तक आई हैं। और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि आधुनिक दुनिया में और कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिसने मुद्रण संस्कृति को बढ़ावा दिया और दुनिया में बदलाव लाए गए। तो पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे पहला टॉपिक है शुरुआत में छपी पुस्तकें। पुस्तकें आज से नहीं छपी, कई 100 साल पहले पुस्तकें छपना शुरू हुई। और वह कौन सा देश है, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि वह कौन सा देश है जहाँ पर सबसे पहले मुद्रण संस्कृति आई। तो हम लिखेंगे चीन। मुद्रण की सबसे पहले तकनीक चीन कंट्री में आई, चीन देश में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक आई। और चीन से ही वह जापान और कोरिया में पहुंची। यानी चीन, जापान, कोरिया देशों में सबसे पहले मुद्रण संस्कृति आई। तो एक नंबर में एक क्वेश्चन हो जाएगा। साथ में आपको ये भी नॉलेज के लिए मिल गया कि किस देश में सबसे पहले प्रिंटिंग और सबसे पहले जो किताबें छापी गई वह भी चीन में छापी गई। सबसे पहले जो नोट, करेंसी के नोट होते हैं, यानी जो आप रुपए कहते हैं, उनके नोट भी सबसे पहले चीन में ही छापे गए थे। तो नंबर एक महत्वपूर्ण पॉइंट कि चीन, जापान, कोरिया में मुद्रण की सबसे पहले तकनीक आई। लेकिन अगर एक देश का नाम पूछें कि सबसे पहले तकनीक किस देश में आई, तो हम चीन का नाम लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो चीन में जो मुद्रण संस्कृति आई, वो सबसे पहले पुस्तकें कैसे छापी गई, वो इस दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि 594 ईस्वी में चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती, जैसे तख्ती में हम बचपन में स्लेट यूज करते थे, वैसी तख्ती लकड़ी की एक कोई पटरा सा होता है जिसमें कुछ अक्षर अंकित होते हैं। यानी आप उस नुकीली चीज़ से उस पर कुछ अक्षर अंकित कर दोगे, उसके बाद कागज़ को उसके ऊपर रखेंगे, इंक लगा के तख्ती में कागज़ को उसके ऊपर रखेंगे, तो वो जो लिखा हुआ है तख्ती पे वो कागज़ पर छप जाएगा। तो सबसे पहले 594 ईस्वी में चीन में स्याही लगे, स्याही यानी इंक लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर, यानी लकड़ी की तख्ती पर या प्लास्टिक की तख्ती पर या कोई भी काठ के ब्लॉक पर स्याही लगे कागज़ को रखकर किताबें छापी जाने लगी। अगर आप एक चीज़ को बार बार लिखोगे तो इतनी स्पीड में नहीं लिख पाओगे, लेकिन एक लकड़ी के खांचे में आपने कुछ अक्षर लिख लिए जो बहुत सारी पुस्तकों में छापने, और इसमें छेद कर दिया इन अक्षरों की बनावट का और इंक फैला दिया, पेपर इसके ऊपर रखेंगे, दबाएंगे तो पेपर पे छप जाएगा, जैसे हम कार्बन कॉपी किया करते थे पहले। तो 594 ईस्वी में चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रखकर किताबें छापी जाने लगी थी। और जो प्रारंभिक चीनी किताबें छपी, चीनी देश में जो किताबें छपी, वो अकैडियन शैली में बनाई जाती थी। तो दो प्रश्न मिल गए इससे कि सबसे पहले चीन में तो हुई, लेकिन चीन में प्रिंटिंग कैसे की जाती थी। तो हम लिखें काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रखकर किताबें छापी जाने लगी थी। दूसरा कि प्रारंभिक चीनी किताबें अकैडियन शैली में बनाई जाती थी। तो दो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद हो गए कि देशों में मुद्रण संस्कृति या चीन में मुद्रण संस्कृति का विकास कैसे हुआ। तो हम 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो ये 2 पॉइंट लिख के हम पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हैं। अगला, अब आपको प्रिंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, पढ़ने के लिए पड़ी। सबसे सीधी बात है कि प्रिंटिंग की जो आवश्यकता पड़ी, आज जो किताब पढ़ पा रहे हो वो प्रिंटिंग संस्कृति के बाद ही पढ़ पा रहे हो। तो सिविल सेवा जो IAS UPSC आप जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने। तो IAS UPSC सिविल सेवा में नियुक्ति हेतु, यानी जो ज्वाइनिंग होती है, नौकरी लगती है, पुस्तक की पूर्ति के लिए चीन मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। यानी ये नहीं कि चीन में ही
चीन ने अन्य कंट्रियों को, दूसरे देशों को भी भारी मात्रा में कागज़ की सप्लाई करी, साथ में प्रिंटिंग की गई पुस्तकों की सप्लाई करी। तो सिविल सेवा में नियुक्ति हेतु जो पुस्तकों की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति ही चीन ने करी। तो चीन ही एकमात्र देश था प्राचीन समय में जहाँ पे सबसे पहले मुद्रण आई, यानी प्रिंटिंग का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ, चीन में हुआ। और 594 में कैसे प्रिंटिंग करते थे, स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रखकर, इसे एकॉर्डियन शैली कहते हैं। ठीक है। व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी के लिए मुद्रित सामग्री का, भाई व्यापार तो बहुत प्राचीन समय से होता आ रहा है, राजाओं महाराजाओं के समय से होता है, लेकिन वह अपने रिकॉर्ड को भी रखना जरूरी है। भाई आपने किस देश में कितनी मात्रा में माल भिजवाया, आपको कैसे पता चलेगा। भाई याद आप 1 महीना 2 महीना 6 महीना याद कर सकते हो, 6 महीने बाद कोई ना कहीं वो चीज़ को भूल सकते हो। तो व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। तो प्रारंभ में जो मुद्रण सामग्री है, शिक्षा ग्रहण करने में और व्यापार करने में भी इसका यूज होने लगा था, प्रयोग होने लगा था। और चीन का जो शहर सांघाई है वो मुद्रण संस्कृति का नया केंद्र बन गया। पूरी कहानी एक तरह की चीन के ऊपर चल रही है अभी तो, कि चीन में सबसे पहले मुद्रण संस्कृति आई और चीन का शहर संघाई। संघाई कहाँ पर है, चीन का एक शहर है जहाँ पे मुद्रण संस्कृति बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे किताबें प्रिंट की जाती थी। और चीन के बाद ये किताब, ये जो तकनीकें कहाँ कहाँ पहुँची, भाई चीन के बाद जापान। तो चीनी बौद्ध प्रचारक, यानी महात्मा बुद्ध के धर्म को मानने वालों को बौद्ध कहते हैं। चीनी बौद्ध प्रचारक, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले अपने साथ 768 और 770 के बीच अपने साथ छपाई की तकनीक लेकर जापान गए। यानी चीन के लोग जो बौद्ध धर्म, पहले लोग धर्म को भी फैलाते थे, अपने देश में जो धर्म फैला है वो दूसरे देशों में फैलाते थे, इसलिए ताकि लोगों में अच्छी धार्मिक नैतिक भावनाएं आए। जैसे इस्लाम धर्म का उदय आपको पता है मध्य एशिया में हुआ, लेकिन विश्व के सभी हिस्सों में इस्लाम धर्म फैल गया। हिंदू धर्म का उदय भारतीय महाद्वीप में हुआ, लेकिन विश्व के लगभग सभी देशों में हिंदू धर्म फैल गया। उसी प्रकार चीनी बौद्ध प्रचारक अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अपने साथ छपाई की तकनीक लेकर जापान गए। तो जापान में तकनीक कैसे आई, चीन के प्रचारक लेकर आए, याद रहेगा आपको। और जापान की सबसे पहली पुरानी पुस्तक, ये कई बार एग्जाम में आ रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ उसको नाम में, कि सबसे पहले पुस्तक जापान में जो छपी उसका नाम था डायमंड सूत्र, 883 ईस्वी में छपी, आज से करीब 1400-1500 साल पहले, यानी कि 1200-1300 साल पहले जो भी है। तो जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र थी, सबसे पहले छपाई हुई चीन में हुई, चीन से वह जापान पहुंचा, जापान से ऐसे कोरिया पहुंचता गया। तो इस तरीके से पहले आपने पॉइंट में आपने इतना सीखा कि सबसे पहले जो मुद्रण संस्कृति है वो चीन जापान कोरिया में आई। चीन में स्टार्टिंग में जो प्रिंटिंग की जाती थी वो स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रखकर, क्यों, किताबों की आवश्यकता होती थी सिविल सेवा के लिए, तो चीन उसके लिए सामग्री उपलब्ध करवाता था। व्यापारी क्यों यूज करते थे, अपने कारोबार की जानकारी के लिए। संघाई बड़ा फेमस शहर बन गया प्रिंटिंग का। और चीनी प्रचारक इस दौरान जापान में तकनीक लेकर आए। इसके बाद ही कुछ सालों बाद डायमंड सूत्र पुस्तक जापान में छपी। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। अब मुद्रण का यूरोप में जाना, भाई चीनी महाद्वीप में, चीन आपको पता है कि मध्य एशिया के इस साइड पड़ता है, यानी कि उत्तर दक्षिण पूरब, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो पूर्वी एशिया के देश हैं जापान, चीन और ये कोरिया साइड। तो अब एशिया महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप में जो मुद्रण संस्कृति गई, कैसे गई, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जो यूरोप का जो मुद्रण संस्कृति चाइना में विकास हुआ, जापान में, कोरिया में फैल गया, उसके बाद यूरोप में कैसे संस्कृति गई, तो इसका जो रीजन था वो ये था सिल्क रूट। सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग। रेशम मार्ग आप समझते हैं, पहले भी आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि जिस मार्ग से रेशम का व्यापार किया जाता था उसे रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। यूरोपीय महाद्वीप से है मध्य एशिया से होते हुए चीन के बीच व्यापार होता था, किसका, रेशम का। तो सिल्क रूट के माध्यम से 11वीं शताब्दी में चीनी कागज, जो चीन में प्रिंट किया हुआ कागज यूरोप पहुंचा।
ठीक है, जैसे नेट का आविष्कार अमेरिका ने अपनी सेना के लिए किया था और आज हम वाईफाई नेट यूज़ कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने इसका आविष्कार किया था, लेकिन अन्य देशों में भी फैल गया। उसी प्रकार चीन में कागज़ का विकास हुआ और व्यापार के द्वारा सिल्क रूट पे रेशम का व्यापार होता था। तो इसके माध्यम से 11वीं शताब्दी में चीन से जो कागज़ था छपा हुआ यूरोप पहुंचा। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हैं कि यूरोपीय महाद्वीप में चीन के व्यापारी लेकर गए क्या? प्रिंटिंग। 1925 में मार्को पोलो चीन से मुद्रण का ज्ञान लेकर इटली गया। अब यही ज्ञान इटली कैसे पहुंचा? तो मार्को पोलो जो इटली का एक यात्री था, वो अपने कंट्री में लेके जितने भी चाइना में जो भी व्यापारी लोग आए, जो भी घूमने लोग आए और जो भी चीन से लोग गए, वो अपने साथ क्या लेकर गए? मुद्रण संस्कृति। चीन में मुद्रण संस्कृति का विकास हुआ और अन्य देशों में धीरे धीरे फैल गया। तो मार्को पोलो जो चीन का एक यात्री था, वो चीन से मुद्रण का ज्ञान इटली लेकर गया। किताबों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अब पुस्तक विक्रेता सुलेखक वह होते हैं जो साफ साफ लिखते हैं। साफ साफ राइटिंग, यानी कि कुछ भी लिखा हुआ ऐसे ऐसे जो भी कुछ लिखा है इसको साफ साफ भाषा में लिखने को ही सुलेख बोलते हैं। यानी आपकी राइटिंग गंदी है, मान लो, सबको थोड़ी पढ़ी जाएगी, आप तो पढ़ लोगे, लेकिन दूसरा व्यक्ति कब पढ़ पाएगा? जब साफ साफ लिखा हो। तो किताबों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पुस्तक विक्रेता सुलेखक या कातिब भी वही होता है जो किताब को साफ ढंग से लिखता था, रोजगार देने लगे। तो मुद्रण का यूरोप कैसे गया और मुद्रण का चीन से जापान कैसे गया, इटली कैसे गया? आपको याद हो गया। जापान कैसे गया? क्योंकि चीनी बहुत प्रचारक जापान गए थे। इटली कैसे गया? कि वहाँ का एक मार्को पोलो जो यात्री था, वो चीन से जो ज्ञान था प्रिंटिंग का, वो इटली लेकर गया। यूरोप में कैसे गया? सिल्क रूट से। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि चीन से विभिन्न देशों के बीच जो मुद्रण संस्कृति है उनका प्रसार कैसे हुआ, फैलाव कैसे हुआ? तो लिख सकते हैं जापान में चीनी बहुत प्रचारक लेके गए, यूरोप में सिल्क रूट के द्वारा व्यापार के द्वारा पहुंचा, ठीक है, इटली में मार्को पोलो लेकर गया, इस तरीके से। अगला पॉइंट है हस्तलिखित पांडुलिपियों के माध्यम से पुस्तकों की भारी मांग को पूर्ण कर पाना। प्रिंटिंग का आविष्कार इसलिए भी जरूरी था क्योंकि हाथ से अगर कोई किताब लिखोगे तो आपको 1 महीना लग जाएगा, अगर आप 8 घंटे 10 घंटे डेली लिखते हैं तो। लेकिन प्रिंटिंग से वही 1 दिन में छप जाएगी उस समय। अब तो 1 दिन में कम से कम हजारों पुस्तकें छप जाती है। तो हस्तलिखित, हाथ से लिखित पांडुलिपियों के माध्यम से पुस्तकों की भारी मांग को पूर्ण नहीं कर पाते थे, इसलिए प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। तो अभी तक आपने सीखा कि मुद्रण संस्कृति का विकास चाइना में हुआ, चीन में हुआ और चीन से विभिन्न देशों में कैसे फैलता गया, किन किन कारणों से। ठीक है, आपको याद हो गया होगा कुछ कुछ। आगे बढ़ते हैं। अब योहान गुटेनबर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले उन्होंने एक पुस्तक छापी, इसका नाम बाइबल था और बाइबल की बहुत सारी प्रतियां छपी। यानी देखा जाए रियल में तो योहान गुटेनबर्ग जर्मनी के थे। उन्होंने प्रिंटिंग का अपग्रेड वर्जन, यानी पहले तो कार्ड पे या तख्ती पर छाप प्रिंटिंग की जाती थी, लेकिन योहान गुटेनबर्ग ने पहली बार प्रेस का आविष्कार किया। प्रिंटिंग एक ऐसी मशीन का जिसमें बड़ी मात्रा में प्रिंट किया जा सके। आज की तरह नहीं, वो भी कुछ ऐसी गत्ते या कागज या लकड़ी के टुकड़ों का प्रयोग करते थे, लेकिन उसके माध्यम से क्या हुआ? प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। योहान गुटेनबर्ग जर्मनी के थे। इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। योहान गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे, इनके फादर बिजनेसमैन थे। वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ, यानी अमीर परिवार में, मिडिल क्लास में नहीं, अमीर परिवार में पैदा हुए योहान गुटेनबर्ग। वह बचपन से तेल जैतून पेरने की मशीनें देखता है, क्योंकि इनके पापा व्यापारी थे और व्यापार तेल और जैतून का काफ़ी होता था। ठीक है, ऑलिव ऑयल को जैतून बोलते हैं। तो तेल और जैतून जिस मशीन से निकालते थे, उन मशीनों को ऑब्जर्व करता आया। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी कि कैसे पत्थर को घिस के पॉलिश किया जा सकता है। फिर सुनार का काम, अंत में शीशा जो मिरर होता है यानी कांच होता है, उससे इच्छित आकृतियां गढ़ने में महारत हासिल करी। यानी मल्टी टैलेंटेड थे। ऑब्जर्वेशन से इन्होंने तेल जैतून की मशीनों को देखा, फिर पत्थर पे पॉलिश करना सीखा, फिर सोने का काम करना यानी सुनहरी सुंदर सुंदर डिजाइन बनाना सीखा। अंत में शीशे के प्रयोग से अपनी मनपसंद आकृति बनाना सीखा और अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल कहाँ किया? एक नए आविष्कार में किया। कौन सा आविष्कार था वो था जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का। यानी योहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। ठीक है, योहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया क्योंकि बचपन से ऑब्जर्व करता है मशीनों को, तो उसको आइडिया होगा कि मशीनों का प्रयोग से काम जल्दी हो जाता है और
उन्होंने सांचे, यानी कि जैसे कि का लिखना है, का एक ब्लॉक बना लिया और हर कागज़ पे का छप जाएगा, यानी कुछ भी छापना उसका एक ब्लॉक बना लिया, मशीन में लगा लिया, फटाफट मशीन टिक टिक करती थी और वो छपता रहता था। ठीक है, गुटनबर्ग ने 1448 में अपना ये यंत्र मुकम्मल कर दिया और इससे सबसे पहले जो पुस्तक छपी वो बाइबल थी। जैसे हिंदू में गीता है और क्रिश्चियन में बाइबल बाइबल छपी थी। शुरू शुरू में छपी किताबें अपने रंग रूप और साज सज्जा में हस्तलिखित जैसी होती थी। 1440 और 50 के मध्य, यानी कि 110 साल के मध्य यूरोप के ज़्यादातर देशों में छापे जर्मनी यूरोप का एक कंट्री है, यूरोपीय महाद्वीप में जर्मनी एक कंट्री है। तो यूहान गुटेनबर्ग का बहुत बड़ा योगदान है जो यूरोप में प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले बाइबल पुस्तक छापी और प्रिंटिंग प्रेस बनाई। ऑब्जर्वेशन कहाँ से करी इन्होंने? जैतून और तेल पेरने की मशीनों से, पत्थर से पॉलिश करने की, यानी मशीनों को ऑब्जर्व करते करते इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कैसे मैं एक साथ बड़ी मात्रा में कुछ प्रिंट कर सकूं। तो बाइबल पहले पुस्तक छपवाई और बहुत ज़्यादा बिकी। तो यूहान गुटेनबर्ग का बहुत योगदान है जर्मनी जैसे यानी यूरोपीय महाद्वीप में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार में। ठीक है, जर्मनी के थे ये। अब आपने इतना जान लिया कि मुद्रण संस्कृति कैसे आई। सबसे पहले चाइना में आई, जापान में, कोरिया में, इटली में, यूरोप में गई। यूहान गुटेनबर्ग का क्या योगदान था। अब हम पढ़ेंगे कि मुद्रण क्रांति यानी प्रिंट करना सीख लिया आपने, प्रिंटिंग कर ली, उसका दुनिया पर क्या असर हुआ, क्योंकि चैप्टर का नाम है आधुनिक दुनिया। दुनिया पर क्या असर हुआ प्रिंटिंग का। ठीक है, प्रिंटिंग का दुनिया में क्या असर हुआ वो सीखेंगे। तो मुद्रण क्रांति और उसका क्या असर पड़ा वो जानेंगे। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ का जब नया आविष्कार होता है तो बहुत उसका फर्क पड़ता है समाज में। जैसे हम व्हाट्सएप के एग्जांपल ले सकते हैं। व्हाट्सएप का जब आविष्कार हुआ तो अब मैसेज खत्म हो गए, मेल बहुत कम यूज होते हैं। व्हाट्सएप पे आपका स्कूल कई बार व्हाट्सएप पे, लॉकडाउन में व्हाट्सएप पे ही चला है। ठीक है, बहुत सारी सूचनाएं व्हाट्सएप पे मिल जाती हैं। तो मुद्रण क्रांति जब प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ, जब पुस्तकें छपने लग गई, उससे समाज पर क्या असर हुआ। अगर प्रश्न आता है परीक्षा में कि प्रिंटिंग प्रेस के यानी मुद्रण संस्कृति के आविष्कार के बाद दुनिया में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आया, समाज में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आया, लोगों की दुनिया में जिंदगी में क्या बदलाव आया, तो सबके उत्तर ये लिख सकते हो आप। तो पहला पॉइंट है छापे खाने के आने से, प्रिंटिंग प्रेस के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हो गया, यानी एक ऐसा लोगों का समूह पैदा हो गया जो पढ़ने के इच्छुक था। भाई जब पढ़ने के लिए चीज़ें होंगी लोग पढ़ेंगे ही। भाई व्हाट्सएप आ गया तो अनपढ़ भी चला ही लेता है, थोड़ा बहुत तो चला ही लेता है, टूटी फूटी हिंदी अंग्रेजी के साथ कर लेता है बातचीत। छपाई में लगने वाली लागत और श्रम कम हो गया, यानी एक पुस्तक अगर हाथ से छापोगे, हाथ से लिखोगे तो महीना लग जाएगा आपको, तो लगने वाली लागत और श्रम यानी मेहनत कम हो गई और उस पर खर्चा कम हो गया। छपाई से किताबों की कीमतें कम हो गई। ठीक है, भाई हाथ से लिखी किताबें महंगी मिलेंगी, प्रिंट वाली सस्ती मिलेगी। तो छापे खाने से नया पाठक वर्ग पैदा हो गया, छपाई में लगने वाली लागत व श्रम कम हो गया, छपाई से किताबों की कीमत गिर गई। ठीक है, हम लिख सकते हैं इजीली, बाजार किताबों से पट गई, भर गई, पटना मतलब भरना। बाजार में बहुत सारी तरह तरह की किताबें अवेलेबल होने लगी। पाठक वर्ग भी बेहतर बढ़ता गया, पहले कम लोग पढ़ते थे, फिर ज़्यादा लोग पढ़ते थे, अब तो इतने लोग हो गए कि सब कुछ पढ़ने के इच्छुक थे। पांचवा पॉइंट, मुद्रण क्रांति के कारण जो पहले जनता श्रोता थी, जो लोग पहले सुन के ज्ञान मनोरंजन आदि करते थे, अब वो पढ़कर भी ये सब चीज़ें करने लग गए, यानी सुनने के बजाय लोग पढ़ने पे भी फोकस करने लग गए। अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंची। यहाँ पे किताब हटा के अगर हम व्हाट्सएप लिख दें तो सब आंसर वही सेम मान जाएंगे कि व्हाट्सएप के आने से एक नया पाठक वर्ग, व्हाट्सएप करने वाला वर्ग पैदा हो गया है ना। और व्हाट्सएप आने से मेल की बात खत्म हो गई, मेल और मैसेज खत्म हो गए। ठीक है, अब लोगों की मेहनत कम हो गई, फोटो भी भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, सारा काम सब रिकॉर्ड भेज सकते हो, है ना। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि मुद्रण क्रांति से किताबों में ये सब, दुनिया में ये सब फर्क आया। क्या? एक नया पाठक वर्ग, लागत श्रम कम हो गई, किताबों की कीमतें गिर गई, पाठक वर्ग और बढ़ता चला गया, जनता पहले श्रोता थी अब पढ़ने लग गए, और समाज के सभी लोगों तक किताबें की पहुंच आने लग गई। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी कोई भी प्रश्न ऐसा आ जाए परीक्षा में कि मुद्रण क्रांति के बाद क्या असर हुआ, हम लिख देंगे। अब एक चीज और थी, धार्मिक विवाद एवं प्रिंट का डर। प्रिंटिंग का आविष्कार हो गया, लोग प्रिंट करने लग गए, लेकिन एक डर था कि कोई व्यक्ति गलत भावनाएं प्रिंट करके ना लोगों को फैला दे। भाई अब प्रिंटिंग तो हो गई, ठीक है, अब मशीनें भी लग गई, भाई किताबों में अच्छी ज्ञान जानकारी होती है, लेकिन लोगों को डर इस बात का था, या राजा को या शासक को इस बात का डर था कि कोई लोगों में लड़ाई वड़ाई फैलाने वाली बातें ना छाप के भेज दे। तो इसलिए धार्मिक विवाद एवं प्रिंट का डर। तो अधिकांश लोगों को ये भय था, ये वाला पॉइंट है
कि अगर मुद्रण पर कंट्रोल नहीं किया गया, नियंत्रण नहीं किया गया, तो विद्रोही एवं अधार्मिक विचार पनपेंगे। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग का आविष्कार होगा, लेकिन एक सेंसरशिप, जिसे आप फिल्मों में सेंसरशिप होती है ना कि कौन सी फिल्म बच्चों के लायक है, कौन सी बड़ों के लायक है, तो उसी तरीके से अधिकांश लोगों को भय था कि अगर प्रिंटिंग पर कंट्रोल, मुद्रण पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो असामाजिक बातें, यानी जो ऐसी बातें जो समाज के लिए अच्छी ना हो, वह छपने लग जाएंगी। दूसरा, मार्टिन लूथर किंग, ये धर्म सुधारक थे। इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से कैथोलिक चर्च की कुरीतियों का वर्णन किया। कैथोलिक चर्च क्या आपने प्रीवियस कक्षा में पढ़ा होगा, यानी जब जैसे कि चर्च का पुजारी जो बोलेगा वही सत्य है और कोई भी उसकी बात को काट नहीं सकता, यानी पंडितों की बात, चर्च के पुजारी की बात। तो मार्टिन लूथर किंग ने अपने लेखकों के माध्यम से जो चर्च की बुराइयां थी उसका वर्णन किया। न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तजुर्बे के कारण चर्च का विभाजन हो गया, यानी चर्च में जो पहले पुजारियों का बोलबाला था, हर चीज़ पादरी कह सकते हैं हम उसको, है ना, पादरियों का बोलबाला था वो कम हो गया। पहले पादरी कुछ ही बोलते थे, वो मानना पड़ता था, अगर दिन को रात बोले तो रात मानना पड़ता था, वरना कहते थे तुम्हें ईश्वर दंड देगा, तुम नरक में जाओगे, बहुत डराते थे। तो न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तजुर्बे के कारण चर्च का विभाजन हो गया एवं प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार। प्रोटेस्टेंट भी देखो दो धर्म हो गए, कैथोलिक वाले जो चर्च के पादरी की बात मानते थे, कैथोलिक वो थे जो चर्च के पादरी की बात मानते थे। प्रोटेस्टेंट क्या थे कि जो ईश्वर को मानते थे, यानी आपको पूजा करने के लिए मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं, आप कहीं भी ईश्वर का नाम सिमरन कर सकते हो, किसी भी पादरी पुजारी की आवश्यकता नहीं है, आप खुद जाके पूजा कर सकते हो। तो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार हुआ प्रिंटिंग के बाद ही। धर्म विरोधियों को सुधारने हेतु रोमन चर्च ने इक्विजिशन का आरंभ किया। इक्विजिशन के बारे में आगे आपको बताऊंगा मैं। 1558 में रोमन चर्च ने प्रतिबंधित किताबों की सूची, यानी रोमन, जहाँ पे रोम में पॉप सुना होगा आपने, पॉप यानी पादरी, रोम में पॉप का वर्चस्व था। जैसे इंडिया में राजा महाराजा हुआ करते थे, तो रोम में पॉप थे। पॉप ही क्या थे, कैथोलिक चर्च के गुरु थे, हेड थे वो जो भी कहते थे लोगों को मानना पड़ता था। फिर मार्टिन लूथर किंग आया, उन्होंने कहा जो ये पॉप कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, हमें ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी पादरी की आवश्यकता नहीं है, हम खुद पूजा पाठ करके ईश्वर को अपनी बात बता सकते हैं। ठीक है, फिर ये सब चीज़ें हुई और नया धर्म शुरू हुआ प्रोटेस्टेंटवाद, जो मार्टिन लूथर किंग लेकर आया था। ठीक है, ये लेकर आया था। ये भी आएगा कि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार किसने शुरू किया, तो मार्टिन लूथर किंग ने शुरू किया। और किसकी बुराई करी, कैथोलिक चर्च की बुराई करी इन्होंने। और 1558 में एक लिस्ट जारी कर दी कि कौन कौन सी किताबें नहीं छापनी है आपको। ठीक है, तो ये धार्मिक विवाद और प्रिंट का कि क्या क्या डर था और उस डर को निपटने के लिए क्या क्या किया गया। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या किया गया, जो प्रतिबंधित किताबें थी उनको बैन कर दी गई। अब पढ़ने का जुनून, भाई किताबें छप गई, प्रिंट हो गया, चीन से लेके यूरोप तक पहुंच गया, इटली पहुंच गया, जर्मनी पहुंच गया, जापान पहुंच गया, तो पढ़ने का जुनून होना जरूरी है ना। ठीक है, उससे क्या चेंज आए समाज में, अब उसकी चर्चा करेंगे। पॉइंट बड़े इंटरेस्टिंग है, आपको बस पॉइंट समझना है। कोई भी है मत सोचो कि चैप्टर में ये रह गया ये रह गया, बिल्कुल पॉइंट समझो, पूरा चैप्टर लीजिए। अलग अलग संप्रदाय, हिंदू धर्म, हिंदू हो गया, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने के चर्चों ने, चर्चे मतलब कि विचारों का आदान प्रदान, यहाँ पे चर्च मतलब पूजा पाठ वाला चर्च नहीं, चर्चों यानी विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, बहस, चर्चा को हम बहस वर्ड कह सकते हैं, बहस। ठीक है, बहस। तो अलग अलग संप्रदायों के बहस ने गाँव में, स्कूल, किसानों, कारीगरों को शिक्षित करने लगे। ठीक है, ये हटा दो, स्कूलों में, और तो चर्चों ने गाँव में, यहाँ पे स्कूलों में आएगा, और किसान कारीगर को शिक्षित करने लगे। थोड़ा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, जो मिस प्रिंटिंग है। नंबर 1, अलग अलग संप्रदायों के चर्चों यानी बहस ने गांव में, स्कूलों में और किसान कारीगरों को शिक्षित करने लगे। ठीक है, जो अच्छी चीज़ होती है सबने फॉलो किया, जो गंदी उसको नकार दिया। यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षरता, लिटरेसी रेट 60 to 80% हो गई, यानी यूरोप के लोग, जब भी तो सारे आविष्कार, इंजन का आविष्कार, ठीक है, ये सब आविष्कार यूरोप में ही तो हुआ मोस्टली। तो यूरोप के कुछ हिस्सों में साक्षरता दर कितनी हो गई, 60 to 80% हो गई। किससे हो गई, मुद्रण संस्कृति के बाद हो गई। इंग्लैंड में पेनी चेक बुक्स और एक पैसे किताबें बेचने वालों को चैपमैन कहा था, यानी चैप बुक्स का चलन हो गया, जो कि बहुत सस्ती किताबें मिलती थी, चैप बुक्स को बोलते हैं, और उनको बेचने वाले को चैपमैन चैप बुक्स बेचते थे, यानी एक पैसे की किताब बेचते थे इंग्लैंड में। तो चैप बुक का प्रयोग कहाँ होता था, ये क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यू में, तो आप इंग्लैंड लगाना है। इटली का ऑप्शन भी आएगा, जर्मनी का भी आएगा, लेकिन आपको इंग्लैंड लगाना है। फ्रांस में बिब्लियोथिक ब्लू का चलन था, जो सस्ते कागज पर छपी और
नीली जिल्द में बंधी छोटी किताबें। तो एक किताब थी जिनका नाम बिब्लियोथिक ब्लू था। ये सस्ते कागज़ पर, जैसे हम रफ कॉपी यूज़ करते हैं, ब्लैक ब्लैक थोड़े हल्के से उसके काले काले से पेज होते हैं, और नीली जिल्द में छपी छोटी किताबें हुआ करती थी फ्रांस में। तो बिब्लियोथिक फ्रांस में, पेनी चैप बुक्स इंग्लैंड में। ये आपको मेन पॉइंट याद करने हैं, ठीक है। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकों को छापने के लिए मुद्रणालय की स्थापना करी, यानी कि अब बच्चों के लिए भी किताबें, बड़े के लिए तो थी, अब बच्चों के लिए भी प्रिंटिंग का प्रेस का आविष्कार होने लग गया। तो एक प्रिंटिंग ऑफिस खोला गया, कहाँ पे? फ्रांस में। किसके लिए? बच्चों को, सिर्फ बच्चों की पुस्तकें। उस प्रिंटिंग प्रेस में सिर्फ बच्चों के ज्ञान की, मनोरंजन की कहानियों किताबें छपती थी फ्रांस में 1857 में। जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने बरसों लगाकर, ये भाई थे दो ग्रिम, इन्होंने काफ़ी साल लगाकर, बरसों मतलब साल लगाकर, किसानों के बीच लोक कथाएं, जो कथाएं नहीं होती जो आपके दादी नाना सुनाते हैं, पूर्वज सुनाते हैं, आपको बड़े बूढ़े सुनाते हैं, वो कहीं लिखी नहीं है लेकिन सुनते हो आप। तो लोक कथाओं को एकत्र किया, 1812 में उन्हें छापा। कहाँ पे? जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने। तो फ्रांस में क्या हुआ, जर्मनी में क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या हुआ, याद रखिएगा। पेनी चैप बुक्स इंग्लैंड में, बिब्लियोथिक ब्लू का चलन फ्रांस में, बच्चों का पुस्तकालय, बच्चों का मुद्रणालय फ्रांस में, जर्मनी में लोक कथाएं एकत्र की गई। और 17वीं शताब्दी में किराए पर पुस्तक देने वाले कई पुस्तकालयों के उपयोग मजदूरों आदि को शिक्षित करने के लिए किया जाने लगा। यानी किराए पर भी किताब मिलने लग गई। जैसे आप लाइब्रेरी से किताबें इश्यू करवाते हो ना पढ़ने के लिए, वैसे अब मजदूर लोग भी, भाई देखो उस समय फ़ोन तो था नहीं कि वो एंटरटेनमेंट कर ले, किताब में अच्छी अच्छी कहानियाँ आती थी, जानकारी आती थी, वो पढ़ने के लिए किताबें मजदूर भी उधार लिया करते थे। 18वीं शताब्दी में पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। पत्रिकाएं जैसे हफ्ते की, महीने की, साल की, जिनमें समसामयिक, यानी जो आपके देश में डेली चल रही हैं गुण घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन को भी परोसा जाने लगा। जैसे आप चंपक पुस्तक ले सकते हैं, हम इंडिया टुडे एक मैगजीन ले सकते हैं, कोई भी मैगजीन, हम पत्रिकाओं को मैगजीन बोलते हैं इंग्लिश में। तो मैगजीन का चलन भी हो गया, जानकारी के साथ मनोरंजन भी उसमें आने लग गया। ठीक है, ठीक है। चैप्टर बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान से अगर एक दो बार वीडियो देखोगे तो आपको रट जाएगा, आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। टाइम बढ़ता गया, देखो टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ते बढ़ते 18वीं शताब्दी में पत्रिकाएं शुरू हो गई, जिसमें देश में क्या घट रहा है वो घटना है, साथ में मनोरंजन भी आने लग गया। फिर कुछ महत्वपूर्ण, टॉमस पेन, वॉल्टेयर, जय जाक रूसो, ये कुछ फिलोसफर है, दार्शनिक मतलब फिलोसफर ने किताबें भी भारी मात्रा में छपी, इनकी किताबें और पढ़ी जाने लगी, जिसमें साइंस, विज्ञान, लॉजिक, तर्क और विवेकवाद, नॉलेजमेंट के उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में जगह पाने लगे। तो इनकी किताबें, टॉमस पेन, वॉल्टेयर, को नेट पर सर्च करना, इनकी बड़ी फेमस पुस्तकें हैं। तो इनकी पुस्तकें भी, अब तो आप बहुत सारे मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हो गई, आपके पुस्तकों में भी कई राइटर उनकी कहानियाँ हो गई, तो आप पढ़ने लगे हो। हम आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबों की एक श्रृंखला, शिलिंग, यानी जो फेमस बुक्स थी, एक सीरीज़ निकाली गई। जैसे आपने हैरी पॉटर की सीरीज़ देखी होगी, बहुत सारी मूवी है उसकी सीरीज़ में, तो श्रृंखला एक सीलिंग छपने लग गई। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों को बिक्री गिरने का भय हुआ, इसलिए उन्होंने सस्ते पेपर बैंक, सस्ते वाले पेजों पे उन्होंने छापना शुरू कर दिया। तो ये भी है। तो प्रिंटिंग का एक लंबा टाइम पीरियड रहा है, वो कैसे कैसे यहाँ पहुँचा, वो सब जानकारी आपको मिल रही है। अब भारत में आपने वर्ड में पढ़ लिया, याद हो गया होगा आपको हैंड टू हैंड। एक बार रिकॉल करवाता हूँ क्या क्या आपने पढ़ा। तो मुद्रण संस्कृति चाइना में शुरू हुई, जापान, कोरिया, इटली, यूरोप में फैली, पहुँची किससे? चीन से पहुँची। और जब प्रिंटिंग पहुंची तो क्या क्या आविष्कार हुआ, क्या क्या? योहान गुटेनबर्ग ने बहुत बड़ा योगदान दिया, जर्मनी के थे ये। इन्होंने सबसे पहले पुस्तक बाइबल छापी, इसके बाद नया पाठक वर्ग हुआ, लोग पढ़ने लग गए, किताबें सस्ती मिलने लग गई, और जो पहले लोग जनता श्रोता थी वो अब पाठक बन गई। धार्मिक विवाद का कुछ डर था कि भाई ऐसा कुछ ना छप जाए जिससे देश में हम वो हो जाए, मतलब विवाद हो जाए। ठीक है, इसके बाद पढ़ने का जुनून, कहाँ कहाँ पढ़ने का जुनून हुआ और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई। यूरोप में साक्षरता दर बढ़ी, इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स आई, फ्रांस में बिब्लियोथिक आया, जर्मनी में बंधुओं ने लोक कथाओं को एकत्र किया। अब पढ़ते हैं इंडिया में इसका क्या, इंडिया में क्या फ़र्क पड़ा इसका। तो प्रिंटिंग से भारत में क्या असर हुआ, ये हम इसके आगे पढ़ेंगे। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। कहने का अर्थ है कि इंडिया बहुत प्राचीन काल से ही हाथ से लिखी चीज़ें मिलने लगी इंडिया में।
ठीक है, इंडिया में पहले पत्तों पे, पत्थरों पे, आज भी देखोगे मंदिरों पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ताजमहल को देख लो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो बाद में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में, रीजनल लैंग्वेज में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। लेकिन इंडिया में प्रिंटिंग कब आया? वो तो हाथ से लिखा हुआ था। इंडिया में पहले चीजें हाथ से लिखी हुई, हस्तलिखित थी, लेकिन प्रिंटिंग कैसे है वो आगे बताता हूँ आपको। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों, ताड़ एक वृक्ष था, उसके पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी। हाथ से बने कागज पे जो खुरदरा खुरदरा होता था, या पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों से बनाई जाती थी। उनकी उम्र बढ़ाने के विचार से उन्हें जिल्द या तख्तियों में बांध दिया जाता था। भाई जो हाथ से लिखी जाती थी वो गल भी जाएंगी, खराब भी हो जाएंगी, तो उन लिखित सामग्री की जिल्द बढ़ाने के लिए उन्हें उम्र बढ़ाने के लिए जिल्द या तख्तियों से बांध, यानी आगे पीछे मोटा कपड़ा लगा दिया, कागज लगा, गत्ता लगा दिया, लकड़ी लगा दी, है ना, पत्ता लगा दिया, तो इससे उन किताबों की, हस्तलिखित किताबों की उम्र बढ़ जाती थी। पूर्व औपनिवेशिक काल, यानी कि जब अंग्रेज नहीं आए तो उससे पहले पूर्व औपनिवेशिक काल में बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था। यानी बंगाल में बहुत सारे प्राइमरी स्कूल थे, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु अपनी याददाश्त से किताबें सुनाते थे, विद्यार्थी उन्हें सीख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर। स्टार्टिंग में किताब नहीं थी, मैंने अभी बताया स्टार्टिंग चैप्टर शुरू करने से पहले, कि जो हम पढ़ पा रहे हैं वो मुद्रण संस्कृति के बाद ही पढ़ पा रहे हैं। अब भारत में कैसे प्रिंटिंग आया? भाई चीन, जापान सबने पढ़ लिया आपने, इंडिया में कैसे आया? तो इंडिया में पुर्तगाली धर्म प्रचारक लेके आए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रिंटिंग प्रेस पहल 16वीं सेंचुरी में, 1600 ईस्वी में, 16वीं सेंचुरी में गोवा में, भारत का राज्य है, पुर्तगाली धर्म प्रचारक, जो पुर्तगाल के लोग थे, वो अपने ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए प्रिंटिंग लेके आए, क्योंकि उनको बाइबल छापनी थी बहुत अधिक मात्रा में। गोवा में ईसाई धर्म ज़्यादा मानने वाले लोग हैं, बाइबल छापनी थी तो पुस्तकें थोड़ी लेके आएंगे। शुरुआत में पुस्तकें लेके आए, फिर उन्होंने प्रिंटिंग मशीन का वहीं लगा लिया। तो सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस 16वीं शताब्दी में हुआ, 16वीं सदी में हुआ, गोवा में हुआ। और कौन लेकर आए? पुर्तगाली धर्म प्रचारक। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस गोवा में हुआ, 16वीं सदी में हुआ, और पुर्तगाली धर्म प्रचारक लेकर आए। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर का जरूर आएगा। 1 नंबर तो आगे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आएगा कि भारत में कैसे आया। तो पुर्तगाली लोग लेकर आए, धर्म प्रचार करने के लिए। कैसे लेकर आए? धर्म को प्रचार, धर्म को बढ़ावा देने के लिए। कहाँ लेकर आए? गोवा में लेकर आए। कौन सी सदी में लेकर आए? 16वीं सेंचुरी में लेकर आए। 1674 ईस्वी तक कोंकणी कन्नड़ भाषाओं में, यानी उसके बाद अब 16वीं शताब्दी का मतलब हुआ 1501 से लेके 1599 तक के बीच। ठीक है, ये होता है 16वीं शताब्दी। अब 21वीं चल रही है, तो 2001 से लेके 2099 तक 21वीं चल रही है, फिर 22वीं हो जाएगी। उस तरीके से 1674 ईस्वी तक कोंकणी कन्नड़ भाषाओं में 50 पुस्तकें छप चुकी थी। इसके बाद ये हुआ। कैथोलिक पुजारियों ने, कैथोलिक मतलब पता, चर्च के पुजारियों ने, पॉप ने, अभी आपको बताया मैंने, कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी, और 1713 में उन्होंने ही पहली मलयालम। तो पहले तमिल किताब किन्होंने छापी? कैथोलिक पुजारियों ने। और मलयालम उन्होंने 1713 में। डेट याद करनी है आपको, कब कहाँ छपी, कौन सी भाषा में छपी। जेम्स अगस्त हिक्की, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, JS हिक्की का, जिन्होंने इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस का अच्छी तरह विकास करवाने में हेल्प करी। तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका, वीकली मैगजीन का आरंभ किया। तो ये आता है कई बार क्वेश्चन कि किसने बंगाल गजट का प्रकाशन करवाया? जेम्स अगस्त हिक्की ने। बाद में प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग लेकर आए। देखो, प्रिंटिंग प्रेस लेकर तो पुर्तगाली लोग आए, लेकिन बड़ी मात्रा में अच्छी तरीके से जेम्स अगस्त हिक्की ने सबसे पहले जो वीकली मैगजीन छापी बंगाल गजट, उससे और ज़्यादा प्रकाशन हुआ, और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई मुद्रण संस्कृति में इंडिया में। तो पुर्तगालियों को धन्यवाद करते हैं, जेम्स अगस्त हिक्की का धन्यवाद करते हैं। फिर गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का प्रकाशन आरंभ किया। ठीक है, इन्होंने संपादन किया, यानी एडिटिंग करी इन्होंने, और इन्होंने प्रकाशन, प्रिंटिंग, इनके बाद जेम्स अगस्त हिक्की के बाद उन्होंने काम को संभाला। अब प्रिंटिंग इंडिया में आई, याद होगा 16वीं सदी में आई, पुर्तगाली लोग लेकर आए, अपने धर्म को प्रचार करने के लिए गोवा में इन्होंने लाए। फिर जेम्स अगस्त हिक्की ने 1780 में प्रिंटिंग प्रेस को विकास किया, और
पहली बंगाल गजट नामक वीकली मैगजीन छापी। अब महिलाओं के जीवन में, यानी कुछ महिलाएं राइटर भी बनी। आप इंग्लिश में पढ़ते हैं यानी बेसन की पढ़ते हो, है ना, हिंदी में भी कुछ सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं पढ़ते हो, है ना। तो महिलाओं का भी विकास हुआ, महिलाओं ने लिखी भी किताबें, और जो पहले पुरुष ही पढ़ते थे अब महिलाएं भी पढ़ने लग गई। तो महिलाएं, मुद्रण एवं सुधार। तो ये टॉपिक का नाम है कि महिलाओं के जीवन में या महिलाओं ने कैसे इस अवसर का लाभ उठाया। जेन ऑस्टिन, ब्रॉड बहनें, जॉर्ज एलियट आदि के लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी। यानी अब राइटर मेल नहीं फीमेल भी होने लग गई, जिनका व्यक्तित्व सुदृढ़, जिनमें गहरी सूझबूझ थी और जिनका अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति। तो ये फेमस राइटर्स हैं, इंडियन राइटर्स हैं, इन्होंने राइटिंग करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि महिलाओं में सोचने की, समझने की, है ना, वो शक्ति का विकास हुआ, उससे लोग मोटिवेट हुए और महिलाएं लिखना शुरू हो गई। महिलाओं की जिंदगी, उनकी भावनाएं बड़ी सफाई से और गहनता से लिखी जाने लगी। अब फीमेल को डीपली जानती है, मेल को डीपली जानता है। तो इन्होंने क्या किया, महिलाओं के जीवन पर बहुत अच्छी अच्छी कहानी, नोवेल, उपन्यास आदि लिखे, जिनसे क्या हुआ, मध्यम वर्गीय मतलब मिडिल क्लास घरों में महिलाओं का पढ़ना पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। भाई महिलाएं अपने दुख को बहुत आराम से पढ़ती हैं कि देख मेरे साथ ये हो रहा है, कहते हैं ना, कहानी पढ़ते हैं ना, अपनी कहानी से जुड़ जाते हैं। तो महिलाओं की ज़िंदगी में बदलाव क्या हुआ कि भावनात्मक विकास हुआ, पढ़ने का विकास हुआ। और राजा राम मोहन राय भारत के 1821 में संवाद कौमुदी, ये क्वेश्चन आता है मैचिंग में कि संवाद कौमुदी किसने किया, बंगाल गजट किसने किया, है ना। तो संवाद कौमुदी नामक जो पत्रिका थी, राजा राम मोहन राय ने 1821 में प्रकाशित किया, और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का इनके विपक्ष में, संवाद कौमुदी यानी कि अच्छे के लिए, और इनके विपक्ष में चंद्रिका, समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। दो फारसी अखबार बड़े फेमस थे, अखबार जाम ए जहां नामा और शमसुल अखबार, शमसुल जहां ए जहां, ये आएगा। दो फारसी अखबारों के नाम लिखो जो 1882 में प्रकाशित हुए। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, और देखना इनमें से जरूर आएगा। 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनारी ने मुसलमान पाठकों के रोजमर्रा का जीवन जीने का सलीका, इस्लामी सिद्धांत के मायने समझाते हुए हजारी फतवे जारी किए। तो इन बंदों ने मुसलमानों के जो जीवन के पक्ष में लिखा। 1876 में राज सुंदरी देवी की आत्मकथा आमार जीवन पर प्रकाशित हुई। तो जितने भी किताबें आ रही हैं उनके राइटर हैं, उनको याद करना। आप एक पेज पे जो राइटर हैं, किताब हैं, ईयर लिख लेना, 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। 1880 में ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत पर रोष, कि उनको काम नहीं करने देते, कहते हैं कि घर की बदनामी होगी, है ना। तो उच्च जातियों में नारियों की जो दयनीय हालत थी, इस पर रोष जाहिर किया लिखकर। रामचड्ढा ने औरतों की आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने से उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म, तो बेस्ट सेलिंग बुक स्त्री धर्म विचार लिखी रामचड्ढा ने। 1871 में ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी जाति प्रथा, गुलाम मतलब होता है गुलाम बनाना, जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। कानपुर में मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे बड़े का सवाल लिखा और छाप कर ये। तो ये पुस्तकें हैं, किसने छापी, कब छापी, उसमें क्या कंटेंट था। और आयरिश प्रेस एक्ट की तर्ज पर 1878 में भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया, यानी कि कुछ भी छपेगा पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण था, आयरिश प्रेस एक्ट ने कॉपी किया इंडिया ने 1878 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, तो ये क्या है कि कैसे महिलाओं के जीवन में बदलाव आया और कैसे प्रिंटिंग में बदलाव आया। तो बहुत सारी पुस्तकें छपी, उन पुस्तकों के आपको नाम याद रखने। राजा राम मोहन ने संवाद कौमुदी, दो फारसी अखबार थे ये, ठीक है। उसके विपक्ष में समाचार चंद्रिका मुसलमानों के लिए लिखी गई, हजारों फतवे, ठीक है। राज सुंदरी ने लिखी, आमार जीवन लिखा, ताराबाई शिंदे ने दैनिक हालत पर लिखा, और रामचड्ढा ने स्त्री धर्म विचार लिखा, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले ने लिखा। तो ये सब पुस्तकों के नाम है, आपको याद रखने, जो कि आपके पेपर में आएंगे। अब हम पाठ के अंतिम चरण में आ गए। कुछ महत्वपूर्ण लाइनें जो किसने कही वो आपको याद रखनी है कि प्रिंटिंग, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। ये किसने कहा है? मार्टिन लूथर किंग ने कहा है। ये कौन थे? प्रोटेस्टेंट धर्म विचारक, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे, जिन्होंने कैथोलिक धर्म की बुराइयां की थी। तो इन्होंने लिखा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ी गिफ्ट है, ये मार्टिन लूथर किंग ने कहा।
छापा खाना प्रकृति का सबसे ताकतवर औजार है। इसमें बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। जैसे फ्रांस में निरंकुशवाद था कि एक ही राजा अपनी मनमानी चलाता था, तो लुई सेबेस्टियन मर्सिये ने कहा है कि छापा खाना प्रकृति का सबसे ताकतवर औजार है। और लुईस सेबेस्टियन मर्सिये ने एक और बात कही कि हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया, आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम नहीं लौटोगे। कुल मिला के ये प्रिंटिंग के ऊपर जोर दिया गया है और किताब को और कलम को महत्वपूर्ण बताया गया है। ये महत्वपूर्ण जो कथन है वो आपको एक बार पढ़ने, 2-3 बार पढ़ोगे आपको लर्न हो जाएगा। अब कुछ नए वर्ड हैं। खुशन वीसी, पूछ सकते हैं खुशन वीसी से आप क्या समझते हैं? तो अच्छे लिखने को खुशन वीसी कहते हैं, सुलेख को खुशन वीसी कहते हैं। वेलम एक चर्म पत्र यानी जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह, यानी एक प्लेन सतह जो जानवर के चमड़े से बनी, इस पर कुछ लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं वेलम। प्लाटेन क्या है? लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन बोर्ड होता है जिसमें कागज के पीछे दबाकर टाइप से छाप ली जाती है। पहले सह बोर्ड काठ का होता था, अब इस्पात का, यानी कि एक गत्ता सा जिसपे अगर कागज रख के हम प्रिंट कर सकते थे, प्लाटेन कहते हैं उसे। कंपोजिटर छपाई के लिए इबादत कंपोज करने वाला व्यक्ति। गैली धातुई फ्रेम जो टाइप इबारत यानी कि एक फ्रेम होता था जिसमें हम कुछ भी टाइप करते थे। गाथा गीत जो गा के सुनाया जाता है गाना। इक्विजिशन मैंने आपको बताया था, इसका मतलब पहले बाद में बताऊंगा। तो विधर्मियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था, उसे बोलते हैं इक्विजिशन। तो रोमन में इक्विजिशन का विकास हुआ और विधर्मी जो धर्म के विरुद्ध थे उनका पता लगाने और उनको सजा देने के लिए इक्विजिशन का आविष्कार किया था रोमन में। धर्म विरोधी कौन होते हैं? जो चर्च की मान्यताओं से असहमत हो। ठीक है। संप्रदाय किसी धर्म का उपसमूह। चैप बुक एक छोटी सी किताब जिसको आप पॉकेट में रख सकते हो, है ना, उसे चैप बुक कहते हैं। इसे फेरी वाले बेचते थे। अब कुछ प्रश्न है महत्वपूर्ण। यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? यूरोप में तो प्रिंटिंग प्रेस का नाम आता है यूहान गुटेनबर्ग का नाम आपके सामने आना चाहिए, क्योंकि लेकर तो कोई और आया था, यानी सिल्क रूट के व्यापारी लेकर आए थे, लेकिन आविष्कार प्रिंटिंग प्रेस वर्ड आ गया। और यूरोप में, यूरोप जर्मनी, यूरोप में ही एक देश है, यूहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया सबसे पहले। ठीक है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा है छापा खाना ताकत नहीं, किसने कहा? मर्सिये ने कहा है। ठीक है। तो आपको याद होगा मर्सिये ने अभी क्या कहा है कि छापा खाना प्रकृति का सबसे ताकतवर औजार है। अब इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स को क्या बोलते हैं? चैपमैन। जो चैप बुक्स बेचते हैं उसको चैपमैन कहते हैं। ठीक है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1778 में लागू हुआ था, बिल्कुल सही है ये। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में एमसीक्यू, तो उसकी आपकी तैयारी एक तरीके से हो रही है। आपको मिलाना है कौन कहाँ का व्यक्ति था। राजा राममोहन राय कहाँ का था? इंडिया का था, फ्रांस लिखा हुआ है। मार्को पोलो इटली का, सही। तो ये बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। अब कुछ प्रश्न है, प्रश्न में एक बार चर्चा कर लेते हैं हम क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं। जैसे कि यूहान गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक कौन सी छापी? बता दोगे आप? कौन सी छापी? बाइबिल। गुलामगिरी में क्या था? जाति प्रथा के बारे में लिखा गया। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यूरोप में कौन लेकर आए थे? सिल्क मार्केट चीनी व्यापारी लेकर आए थे। किस देश में प्रिंटिंग का सबसे पहला आविष्कार हुआ? चीन में हुआ। ठीक है। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं कि लकड़ी के तख्ते पर इंक लगाकर कागज से छपाई की जाती थी। फतवा यानी आदेश। 2 फारसी अखबारों के नाम अभी आपको बताएं। बाद में छपाई तकनीक कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली वासी लेकर आए थे, 16वीं सदी में लेकर आए थे। और कहाँ लेकर आए थे? गोवा में लेकर आए थे। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो इसका उत्तर है उदंड मार्तंड। ठीक है। उदंड मार्तंड इसका पहला समाचार पत्र इंडिया में ये था। आप इसको सर्च कर लेंगे गूगल पे, ये आपको उत्तर मिल जाएगा। अब मुद्रण संस्कृति के क्या फायदे हुए? अब 3 नंबर का 3 पॉइंट लिखने, 5 नंबर का 5 पॉइंट लिखने। तो क्या क्या फायदा हुआ? लोग पढ़ने के लिए और जागरूक हो गए, एक पाठक वर्ग का उदय हुआ, किताबें सस्ती होने लगी, उनमें लगने वाली मेहनत कम हो गई। ठीक है। ये सब लिख सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आप देख के स्वयं उत्तर लिख सकते हैं। हस्तलिखित पांडुलिपियों का उत्पादन पुस्तकों की बढ़ती मांग को पूरा क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि हस्तलिखित पुस्तकों को छपने में काफ़ी टाइम लग जाता था, बहुत मेहनत लगती थी, और प्रिंटिंग से एक बार में बहुत सारी पुस्तकें छाप सकते थे। पांडुलिपि में क्या कमियां होती थी? अक्सर टेढ़े मेढ़े हो सकते थे, फट सकती थी, है ना। मान लो आपने कुछ लिखा, दूसरा आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पाया तो नहीं पढ़ सकते थे। ठीक है। कुछ लोगों को आसानी से उपलब्ध मुद्रित सामग्री के प्रभाव का डर क्यों था? यूरोप में से एक, भारत में से एक, कि भाई ये जातिवाद में ना फैल जाए, संप्रदाय ना फैल जाए, लोग धर्म के विरुद्ध ना हो जाए, ये सब थी।
तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब सारे क्वेश्चन महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, महिलाएं राइटर बन गई, महिलाओं ने अपने जीवन के बारे में जाना, अपने विचारों को प्रकट करने लग गई। और अंत में आता है एक शोध आधारित प्रश्न, यानी इसको पढ़ के आपको ये उत्तर देना होता है कि सबसे पहले कहाँ विकसित नहीं हुई, भारत में नहीं हुई, चाइना में हुई थी, जापान में, कोरिया में। अकॉर्डिंग शैली आपको पता है क्या होती है, जो तख्ती पर हम करते हैं। क्वेश्चन विषय साफ लिखने की मात्रा, चीन में बड़ी मात्रा में क्यों उत्पादन हुआ, क्योंकि बाकी देश सिविल सेवा की परीक्षा के लिए पुस्तकें मांगते थे। ये सब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। वीडियो को आप पॉज करके ये सब पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद आप उत्तर को आपको लिखना है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ में बोर्ड परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। एनबी लर्निंग के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।